नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडेक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने नेचुरल गैस के पार्ट वन में समझा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे नेचुरल गैस के प्राइस को इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ ही हमने इन्वेंट्री पे भी बात किया कि इन्वेंट्री के डेटा को हमें कैसे रीड करना है, इन्वेंट्री का इंपैक्ट किस तरह से हमें पॉजिटिव या निगेटिव साइड में देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को हमने डिटेल में समझा। लेकिन दोस्तों, केवल फंडामेंटल को जान लेने से प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नेचुरल गैस की 3 पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको पर्सनली मैं भी यूज करता हूं। यानी जब मैं नेचुरल गैस में ट्रेड करता हूं तो इन्हीं 3 स्ट्रेटजी को यूज करके मैं ट्रेड करता हूं। तो आज मैं वो 3 स्ट्रेटजी आपको सिखाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप नेचुरल गैस में कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉपर तरीके से अपनी एंट्री लेवल को डिसाइड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर दोस्तों आपकी एंट्री सही होती है तो वहां पे जो सक्सेस का रेशियो होता है वो परफेक्ट हो जाता है और सक्सेस के रेशियो के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ सके कि किस तरह से आपको नेचुरल गैस में टेक्निकल एनालिसिस करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि जो नेचुरल गैस है वह काफी वोलेटाइल सेगमेंट है। और इस काफी वोलेटाइल सेगमेंट में अगर आप 8 से 10 स्ट्रेटजी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं तो वहां पे प्रॉफिट के बजाय आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। यानी आप वहां पे ट्रेंड को क्लियर नहीं पहचान पाएंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि श्योर शॉट अगर 2 से 3 स्ट्रेटजी को भी आप रखते हैं तो आप वहां पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बजाय कि आप 10 से 15 स्ट्रेटजी फॉलो करके यहां पे एनालिसिस करें। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम एनालिसिस की बात करें तो क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो जब हम एनालिसिस करते हैं टेक्निकल, तो वहां पे हमारे लिए जरूरी होता है एंट्री एंड एग्जिट प्लानिंग। यानी टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट को डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल को हमने देख लिया, हमें पता चल गया कि स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में है, लेकिन जब तक हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते तब तक वहां पे हमें हमारी एंट्री पॉइंट नहीं समझ में आती, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है? टेक्निकल एनालिसिस से। उसके साथ साथ दोस्तों, हमें ट्रेंड को पहचानना होगा। यानी कि प्रॉपर तरीके से क्या नेचुरल गैस का प्राइस पॉजिटिव ट्रेंड में है या निगेटिव ट्रेंड में है, सबसे पहले हमें वहां पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। और फिर उस डायरेक्शंस के लिए हमें स्ट्रेटजी को अप्लाई करके और अपनी एंट्री बनाना होगा। साथ में दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करते हैं तो हम कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते और एक ट्रेड पे ज्यादा नुकसान कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो यहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट पे जरूर ध्यान देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे स्ट्रेटजी नंबर वन को। स्ट्रेटजी नंबर वन क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, या वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, आपका फॉरेक्स हो, किसी में भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप देखें कि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, रेजिस्टेंस के आसपास वहां पे सेलिंग देखने को मिलती है, और जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट के आसपास बाइंग देखने को मिलती है। इसलिए हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट का एनालिसिस जो है वो हमेशा करना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, किस तरह से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करें। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको लगभग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी जब आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे जाते हैं, तो वहां पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वहां पे स्विंग लो और स्विंग हाई देखना है। यानी स्विंग क्या करेंगे, लो देखेंगे आप और स्विंग हाई देखेंगे। जैसे कि आप देखिए कि ये स्विंग लो हो गया। स्विंग लो का मतलब हो गया कि रिसेंट, यानी कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बीच में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का लो क्या है और हाई क्या हो है। लो क्या है और हाई क्या है, तो इसी को बोला जाता है स्विंग लो और स्विंग हाई। जैसे यहां पे आप देखिए कि ये स्विंग लो हो गया और ये स्विंग हाई हो गया। यानी जब प्राइस सपोर्ट के आसपास आएगा और सपोर्ट के आसपास आने के बाद इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करके, और जब प्राइस ऊपर जाएगा और इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होगा, देन आप देखिए कि यहां पे पॉजिटिव ट्रेंड क्रिएट होता है, यानी कि बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है। इसी तरह से दोस्तों, जब प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास जाता है और वहां से एकदम से सेलिंग आती है और एक कैंडल या आपकी क्लोज हो गई, जब यह निगेटिव साइड में दूसरी कैंडल बनती है, तो यहां पे आपकी सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नेचुरल गैस हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, जब उसमें आप ट्रेड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है। और वहां पे आपको चेक करना है कि क्या प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, सपोर्ट को रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, या सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, देन फिर आप देखें कि यहाँ पे और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइस अगर इसके आसपास आके और यहां से रिवर्सल ले रहा है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, देन फिर आप देखें कि प्राइस में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इसी तरह से हमें रेजिस्टेंस के आसपास आने पे हमें इंतजार करना चाहिए।
पहले ट्रेंड को कंफर्म होने देना है। मान लीजिए होगा क्या, जैसे ये कैंडल ऊपर साइड बनी, अब आप अगर यहीं पे आप बाय कर लेते तो आप क्या होता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना था, यहाँ पे कंफर्म करना था। अगर ये लेवल को ब्रेक करके प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन आप देखिए कि क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा और ज्यादा पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। तो हमें इस लेवल का इंतजार करना है कि क्या प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है या इसको रिटेस्ट करके प्राइस नीचे साइड वापस आ रहा है। अगर ये नीचे साइड वापस आ रहा है तो ये पहली कैंडल को आप क्लोज होने दीजिए, फिर इस पहली कैंडल का जो लो हो उस पॉइंट पे आप यहाँ पे दूसरी कैंडल के बाद एंट्री बना सकते हैं। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रा करके अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों डेली लेवल और जोन कॉन्सेप्ट होता क्या है, नॉर्मली जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अब हम लोग गलती क्या करते हैं कि सिर्फ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि हमें लग रहा है कि सपोर्ट जो है वो 280 रुपए का है, तो हमने 280 पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सपोर्ट का एक रेंज होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट प्राइस 280 के आसपास आएगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, एक रेंज देखना है। अब जैसे नेचुरल गैस हो गया, तो इसमें आपका जो रेंज आएगा 2 से 3 पॉइंट की आपकी रेंज रहेगी कि इस रेंज में प्राइस सपोर्ट ले सकता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे मान लें कि 280 है सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक करके और लगभग 279 आ गया प्राइस। अब हम सोचेंगे कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि हमें क्या परफेक्ट लेना चाहिए, रेंज लेना चाहिए। यानी एक रेंज लें और जब उस रेंज को रिटेस्ट करके प्राइस इसके ऊपर जाए, देन हम वहां पे फिर बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं या सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर प्राइस इसके नीचे आता है। तो हमेशा आपको यहां पे ध्यान रखना है कि हमें सिंगल लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ नहीं करना है, वहां पे हमें एक रेंज डिसाइड करना है। जैसे आप निफ्टी में ट्रेड करने जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो 23,000 अपन मानते हैं, तो क्या मान के चलते हैं 23,000 से यहाँ पे 22,950 की रेंज में सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। तो इसी तरह से हमें नेचुरल गैस में भी एक रेंज निकालना पड़ता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। और दोस्तों अगर आप प्रॉपर रेंज निकाल के और वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, तो आपकी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम रिजेक्शन कैंडल को कैसे पहचाने, तो आप देखें कि जैसे यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ये पहले नीचे आ रहा था, प्राइस आप देखें कि सपोर्ट के आसपास आया, प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा था, लेकिन आप देखें कि एक बड़ी कैंडल लो बनाया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे आप देखें कि एक बड़ी बिग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। अब इसका मतलब होता क्या है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे, जब प्राइस नीचे आ रहा था तो इंस्टीट्यूशंस की बड़ी बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखें कि एक लंबी बिग देखने को मिली। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस था, प्राइस के मूवमेंट को, उसको इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, रिजेक्शन यानी रिजेक्ट किया। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे यह रिजेक्शन आता है और ये दूसरी कैंडल फॉर्म होती है और ये दूसरी कैंडल पॉजिटिव साइड में इसके ऊपर क्लोज होती है, तो वहां पे हमें फिर बाय का ट्रेड इनिशिएट करना होगा। तो हमेशा रिजेक्शन की जो कैंडल है, अब ये रिजेक्शन की कैंडल जैसे हमने आपको सपोर्ट में बताया, ऐसी रिजेक्शन की जो कैंडल है वह रेजिस्टेंस के आसपास भी बनते हुए आपको दिख सकती है। जरूरी नहीं कि वो सपोर्ट पे ही बने, इस तरह से आपको रेजिस्टेंस के आसपास भी कैंडल बनेगी, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर इस तरह की कैंडल सपोर्ट पे बनती है, तो आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट का यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप प्रॉपर जोन को ड्रॉ करें और वहां पे रिजेक्शन को आइडेंटिफाई करें। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 2 की। स्ट्रेटजी नंबर 2 क्या है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक आपका रेजिस्टेंस है, अब प्राइस इसके नीचे है, लेकिन जैसे ही प्राइस इसके आसपास जाता है, जाने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या करता है, प्राइस सस्टेन कर लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब अगर रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमें एक 5 मिनट की कैंडल का इंतजार करना होगा। जैसे मान लीजिए एक ये प्राइस को, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी एक कैंडल का इंतजार करेंगे 5 मिनट की, और देखेंगे कि क्या रेजिस्टेंस के ऊपर उस 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग आ रही है या नहीं। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर 5 मिनट की एक कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो उस कैंडल का जो हाई पॉइंट होगा, यानी कि जो ऊपर का पॉइंट होगा, वहां से हम क्या करेंगे, बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका ये रेजिस्टेंस का जो लो है, यानी अब ये क्या होगा, जब प्राइस ऊपर चला जाएगा तो उस कंडीशन में ये क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट। तो यानी कि ये सपोर्ट का जो लो पॉइंट होगा, ये हमारा यहाँ पे एसएल का काम करेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ब्रेकआउट आने पे ट्रेड करना है। इसी तरह से आप देखें कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, अब सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया, मान लीजिए ये प्राइस इसके आसपास आया और ये सपोर्ट लेवल है, लेकिन प्राइस ने इसको ब्रेक किया, तो हमें इसी तरह से सेम यहाँ पे प्रोसेस को देखना है कि मान लीजिए प्राइस सपोर्ट के नीचे आया, अब दूसरी जो 5 मिनट की कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज हुई,
मतलब इसने क्या किया, सपोर्ट को छोड़ के यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई। तो इसका जो लो पॉइंट है, जैसे ही अब तीसरी जो कैंडल होगी इसके नीचे जैसे ही प्राइस आएगा, यहाँ पे हम सेल का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा एसएल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो सपोर्ट का ऊपरी पॉइंट है वो हमारा एसएल का काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे काम करना होता है, यानी कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करेंगे और जब उसका ब्रेकआउट आएगा देन हम वहां पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दोस्तों जब ब्रेकआउट आता है तो उस कंडीशंस में मार्केट में बड़े पॉजिटिव मूव देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए आपको वहां पे वॉल्यूम का ध्यान देना होगा। नीचे साइड वॉल्यूम भी दिखता है, आप जब ट्रेड करिए तो वॉल्यूम को ऐड कर लीजिए। अगर हायर वॉल्यूम के साथ यानी बाइंग वॉल्यूम के साथ ये आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है, और अगर हायर वॉल्यूम के साथ सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो मतलब प्राइस और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो इस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आप प्रॉपर तरीके से यूज करके अपनी स्ट्रेटजी बना के और एंट्री एग्जिट पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने आपको बताया ब्रेकआउट, अब यहाँ पे हम ब्रेकआउट और रिटेस्ट के माध्यम से कैसे अपने एंट्री को डिसाइड कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए जैसा कि हमने आपको बताया कि यह आपका रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो टूटा। रेजिस्टेंस टूटने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो दूसरा कैंडल बन रहा है वो सब ये आपके रेजिस्टेंस के आसपास तो आया, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद वहां पे वो क्या कर रहा है, सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और प्राइस ऊपर आ गई। और उसके बाद जो तीसरी कैंडल है वह आप देखिए कि ये ऊपर साइड बनती हुई दिखे, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको क्या कर रहा है, ये बार बार रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसको रिटेस्ट कर रहा है यानी ये सपोर्ट बना रहा है। अब प्राइस में यहां से पॉजिटिव मोमेंटम जाएगा और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे अच्छे खासे पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकते हैं, यानी ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री पॉइंट। यानी ये क्या हुआ, पहला तो ब्रेकआउट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट कंफर्मेशन हो गया, और उसके बाद आप देखें कि रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ कि प्राइस फिर से आया नीचे, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है और प्राइस फिर ऊपर बढ़ जा रहा है। तो मतलब हम यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, अब कंफर्मेशन के बाद हम अपना एंट्री यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सेम हमने आपको बताया रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, इसी तरह से जब सपोर्ट ब्रेक हो तो इसी तरह से नीचे साइड आपकी 3 कैंडल बनेंगी और उसके बाद आपको वहां पे अपनी एंट्री पॉइंट को डिसाइड करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 3 पे। स्ट्रेटजी नंबर 3 क्या है, 20 EMA और 50 EMA। EMA मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जब हम इस स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हो तो उस कंडीशन में हमें ध्यान देना होगा कि जो 20 EMA है, आपका जो 20 EMA है ये ग्रेटर देन होना चाहिए यानी कि आपके 50 EMA के। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि 20 जो EMA का लेवल है वह ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, यानी कि सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है। जैसे मान लीजिए कि यह 50 EMA हो गया, 50 EMA का लेवल हो गया और ये लेवल क्या हो गया, 20 EMA का लेवल हो गया। तो यानी हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइस यानी कि आप देखिए कि ये जो 20 EMA का लेवल है या 50 EMA के लेवल के ऊपर होना चाहिए, और जो प्राइस है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स या नेचुरल गैस का जो प्राइस है वह 20 EMA और 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, यानी प्राइस यहां पे होना चाहिए। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो ट्रेंड है वह हमें पता चलेगा कि तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव साइड में है और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दोस्तों ध्यान रखना होगा कि जो 20 EMA का लेवल है वह 50 EMA के लेवल के ऊपर होना चाहिए, और जो स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस है वह भी 50 EMA और 20 EMA के ऊपर हो तो वह उसके लिए पॉजिटिव ट्रेंड होता है। अब यहाँ पे हमें इसी तरह से समझना है, ये इस तरह से आपको यहाँ पे क्या होगा, बाय का ट्रेड इनिशिएट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा आप समझिए कि अगर यहाँ पे जो 20 EMA का लेवल है ये आपका 50 EMA के नीचे हो, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, 20 EMA हो गया, ये आपका 20 EMA हो गया और ये 50 EMA का लेवल है। तो मतलब ये जो 20 EMA है ये 50 EMA के नीचे हो और प्राइस 20 EMA और 50 EMA दोनों के नीचे हो, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि जो ट्रेंड है वह निगेटिव साइड में है और हम सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इससे मतलब हमें समझना क्या है कि जब प्राइस 50 EMA और 20 EMA के ऊपर होता है तो उससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड पॉजिटिव साइड में है और उस कंडीशन में हमें बाय की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। और इसी तरह से अगर प्राइस आपका 50 EMA और 20 EMA के नीचे हो तो उस कंडीशन में हमें वहां पे सेल की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप स्ट्रेटजी बना के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्रॉस ओवर रूल को समझेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस आपको बताया, अगर आप वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का रखिए। 15 मिनट में क्या होगा कि आपका ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए अच्छा होता है, और अगर आप एंट्री डिसाइड करना चाह रहे हैं तो एंट्री के लिए आप 5 मिनट का टाइम
फ्रेम ले सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री आपको जल्दी दिख जाती है। लेकिन होता क्या है, ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए अगर हम 15 मिनट यूज करते हैं तो वह ट्रेंड सॉलिड होता है। अब यहाँ पे दोस्तों सेम हमने आपको जैसा कि स्ट्रेटजी बताया, अब यहाँ पे हम क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी को समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों, जैसे ये 50 EMA का जो लेवल है, यह अभी हमें ऊपर देखने को मिल रहा था, लेकिन जो ये 20 EMA का जो लेवल है, या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये प्राइस क्या कर रहा है, 50 EMA के लेवल को तोड़ के और क्रॉस ओवर देके ऊपर साइड जा रहा है। तो जैसे ये ऊपर साइड जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वह स्टॉक या इक्विटी या आपका कमोडिटी क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव ट्रेंड में आ रहा है। यानी कि क्या होगा कि ग्रेटर देन, यानी 20 EMA जब ग्रेटर देन 50 EMA होगा, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। यानी जैसे 50 EMA का क्रॉस ओवर देखने को मिले, वहां पे आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप देखिए ये 20 EMA की लाइन है और ये 50 EMA की लाइन है, तो जब प्राइस ऊपर से नीचे साइड आ रहा हो और यहाँ पे जो 20 EMA का लेवल है वह 50 EMA को लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे आ रहा हो, तो इससे हमें समझना है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो जब भी यहाँ पे 20 EMA 50 EMA के लेवल को ब्रेक करके नीचे साइड आए, तो वहां पे हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। मतलब क्या है कि जब 20 EMA लेस देन हो 50 EMA, तो वहां पे हमें सेल की स्ट्रेटजी देखना चाहिए। और जब यहाँ पे 20 EMA ग्रेटर देन 50 EMA हो, तो वहां पे हम बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉस ओवर को भी यूज करके आप अपनी यहाँ पे बाय और सेल की एंट्री आप बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके जरूर आप पूछे, उसको जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस टॉपिक को उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी होता है, फाउंडेशन हमारे लिए क्या है कि हम अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को डिसाइड करेंगे। ट्रेंड और रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या होगा, सबसे पहला हमारा काम आता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर हमें पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है या नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वह पॉजिटिव साइड में है, जब हमें पता चला पॉजिटिव साइड में है, तो वहां पे सबसे पहले हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करेंगे। उसके साथ साथ हम अपना रिस्क भी देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो हमारा एसएल पॉइंट क्या होना चाहिए, कितने पॉइंट का हम रिस्क ले सकते हैं, ये चीज डिसाइड करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारी होगी मास्टर स्ट्रेटजी। यानी मास्टर स्ट्रेटजी में क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट को हम देखते हैं, उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हम देखते हैं। और ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे हम अपनी एंट्री पॉइंट को डिसाइड करते हैं। और दोस्तों इन्हीं सारी चीजें से आपका जो एसएल होगा वह भी डिसाइड होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सपोर्ट के आसपास आपने बाय किया, तो रेजिस्टेंस के आसपास जाने पे आपका क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो लगभग जो रेजिस्टेंस होगा उसके आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। और जब आपने सपोर्ट से बाइंग लिया है, तो सपोर्ट के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। इसी तरह से सिंपल सा, जब रेजिस्टेंस के आसपास से आपने सेल किया है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर आपका वहां पे एसएल होना चाहिए, और जो सपोर्ट होगा वो आपका टारगेट का काम करेगा। तो यहां से आप रेजिस्टेंस सपोर्ट के माध्यम से ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ में आप यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रेकआउट और रिटेस्ट लेवल के माध्यम से भी आप अपनी एंट्री पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों होता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना जो स्टॉप लॉस है वह सिस्टम में लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस को मिस करते हैं, तो वहां पे आप देखें कि जो लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो जो भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट से बाय कर रहे हैं, तो उसके नीचे एसएल आप लगाइए। यानी प्रॉपर तरीके से आपको अपना वहां पे रिस्क मैनेज करना है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको कोशिश करना है जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो हो वह 1:2 हो। यानी कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, तो अगर वहां पे आप 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, तो 2,000 रुपए का आप वहां पे रिवार्ड लेके चले। यानी अगर आपने 1,000 का रिस्क लिया है, तो रिवार्ड भी आप 2,000 का लेके चलेंगे। तो यहां पे होगा क्या, अगर आपने 5 ट्रेड किया और 5 ट्रेड में आपका लॉस हो गया और 5 में प्रॉफिट हो गया, तो उसके बावजूद भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 5 कॉल पे प्रॉफिट बनाया, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपका, 2,000 मल्टीप्लाई 5, तो 10,000 आपका प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे जो आपने 5 कॉल पे एसएल आया, उस पे आपका जो नुकसान हुआ वो आपका 5,000 हुआ। तो उसके बावजूद भी आप कितने प्रॉफिटेबल रहे यहाँ पे, 5,000, अगर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 है। लेकिन अगर वहीं पे 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रहता, तो आपका क्या रहता है, ओवरऑल जो आपने ट्रेड किया उसमें आप जीरो रहते, और साथ में जो आपका टैक्स चार्ज ब्रोकरेज सारी चीजें करती, तो उससे आप माइनस में 2-3 हजार रुपए के माइनस में आप आ जाते। तो यहाँ पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है, और साथ में अपने कैपिटल
कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर हम अपने कैपिटल को बचा लेते हैं, होता क्या है, एक ट्रेड पे सारा लॉस हम लोग कर लेते हैं और दूसरे ट्रेड पे जो दूसरा ट्रेड करने के लिए हमारे पास कैपिटल ही नहीं बचता, तो उसकी वजह से फिर हम मार्केट में काम नहीं कर पाते। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है अपने कैपिटल प्रोटेक्शन पे। अगर आपने कैपिटल को बचा लिया तो मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि आगे आने वाले समय में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक ही ट्रेड पे आपने सारे कैपिटल को नुकसान कर दिया तो फिर आपके प्रॉफिटेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी। दोस्तों जितनी भी हमने आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बताया उसको क्या करना है, सिंपल सा आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाना है और वहां पे जाने के बाद आप प्रॉपर तरीके से उसको पहले बैक टेस्ट करिए, सारी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या वह स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर दोस्तों वह स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल लगती है देन ही उसको आप अपने ट्रेडिंग स्किल में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और साथ में आप कमेंट जरूर किया करें। अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया सिखाया ये सारी चीजें एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी मेरे द्वारा यहाँ पे आपको बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जीतन बघेल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।